इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 ऑफ द ACCA स्टडी हब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखने जा रहे हैं। सो आई वुड स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोल्ड्स गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, अब देखें, अगर उसने गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है तो फिर इसका मतलब है हमें बीटा इक्विटी यूज करना होगा। तो यहाँ इंफॉर्मेशन देखते हैं तो कहता है कि कोल्ड कंपनी हैज एन इक्विटी बीटा 1.15, ये इंपॉर्टेंट होगा। एट एन एसिड बीटा ऑफ 0.85, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी गियर लेना है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8.5%, ये उसने आरएफ बता दिया, एंड द मार्केट रिटर्न इज एस्टिमेटेड टू बी 12.4%। ये हमारे पास आर है, मार्केट रिटर्न अवेलेबल है। कॉर्पोरेट टैक्स 25% बताया हुआ, लेकिन इसकी हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जरूरत नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा आपका कैसे, रिस्क फ्री रेट ऑफ 8.5% प्लस इक्विटी बीटा जो कि 1.15 का है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है मार्केट रिटर्न ऑफ 12.4% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8.5%। ये मार्केट रिटर्न है, याद रखिएगा, प्रीमियम रिटर्न नहीं है। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये आंसर आता है 12.99% का। तो अगर हम क्लोजेस्ट आंसर देखें, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ आंसर देखें, तो ये बनेगा 13%। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है कि व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बी, कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी इफ रिडीम ऑल आउटस्टैंडिंग डेट, अगर वो अपना सारा आउटस्टैंडिंग डेट रिडीम कर ले। तो अगर कंपनी अपना सारा डेट रिडीम कर लेगी तो कंपनी जो है वो एक अनगियर्ड कंपनी बन जाएगी, गियरिंग तो खत्म हो जाएगी उसकी। अब चूंकि कंपनी अनगियर्ड कंपनी बन जाएगी तो यहां हमें बीटा एसिड जॉन से वो यूज करना है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उसने क्वेश्चन में बोला है कि 3% है। मार्केट का जो प्रीमियम रिटर्न है, अब यहाँ पे मार्केट रिटर्न नहीं बल्कि प्रीमियम रिटर्न, जो कि मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस ही होता है, वो उसने कहा 6.5% है। इक्विटी बीटा 1.5 जबकि एसिड बीटा 0.85 का है, तो हमें एसिड बीटा यूज करेंगे, अनगियर्ड बीटा। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, तो ये बन जाएगा 3% प्लस 0.85 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम रिटर्न ऑफ 6.5% पे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8.5%, विच इज आवर ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कहते हैं व्हाट इज द कंपनीज गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वंस अगेन गियर्ड मांगा है। तो इस क्वेश्चन में भी मैं देख सकता हूं कि इक्विटी बीटा 1.1 है, मार्केट प्रीमियम रिटर्न 4.5 और रिस्क फ्री रिटर्न 3%। ये कैलकुलेट हो जाएगा 3 इक्वल 3%, इक्विटी बीटा यूज होगा 1.1 और मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम रिटर्न जो कि 4.5% का है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 7.95% बनेगा, विच इज आवर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। कहते हैं विच टाइप ऑफ रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा कौन सा रिस्क है जो डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो वो तो होता है जी सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता डाइवर्सिफिकेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। तो यहां पे वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है मार्केट में, यानी आरएम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर उसने रिस्क रेट ऑफ रिटर्न का 6% है,
रिटर्न ऑन इक्विटी और बीटा जो है उसमें बीटा 1.2 का है और जो रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी है वो है 15.6% जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। नो दैट मीन कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है उसमें 15.6% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा जो कि 1.2 का है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मार्केट रिटर्न जो हमें एस्टिमेट करना है माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये मैं तो रिस्क फ्री लेके चल पड़ा हूँ। फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.6% ये इक्वल होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6%, इसमें प्लस होना था बीटा जो कि 1.2 का है इनटू मार्केट रिटर्न आर एम जो हमें एस्टिमेट करना है माइनस रिस्क फ्री जो कि 6% का है। अच्छा, इसको अगर मैं रीअरेंज करके मार्केट रिटर्न लिखूं तो मार्केट रिटर्न का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले तो ये 6% इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस होगा तो ये 15.6% माइनस हो जाएगा 6%। फिर ये 1.2 ने इधर आके क्या होना है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 1.2 पे और फिर इसमें से हमने जो आंसर आएगा उसको उसमें से माइनस कर देना है जी, सॉरी प्लस होगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये प्लस होगा तो प्लस कर देंगे हम 6% को। तो ये कितना बनेगा जी? ये आता है 14% का, 14%। तो इसका इसका मतलब हुआ आंसर बनेगा सी 14%। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं जिसपे क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी वाई शेयर। कंपनी वाई के शेयर पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जानना है और ये आंसर में 1 डेसिमल प्लेस पर देना है। तो यहाँ पे उसने एक कंपनी एक्स का डेटा दिया हुआ है कि जिसका इक्विटी बीटा 1.6 का है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है और कंपनी एक्स के ऊपर रिक्वायर्ड रिटर्न 16.2% का है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी एक्स की। कंपनी वाई का बीटा उसने 1.4 का बताया। अब देखो अगर मैं कंपनी वाई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 5% का है, इसमें प्लस करना है बीटा जो कि 1.4 का है और मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट रिटर्न वो मालूम नहीं है माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 5%। तो यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि हम ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालें। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि उसने पीछे क्वेश्चन की तरह कंपनी एक्स का डेटा प्रोवाइड किया हुआ है और मैं जिस तरह से पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने मार्केट रिटर्न रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला था, मैं बिल्कुल वैसे ही एक्स का डेटा यूज करके मार्केट रिटर्न निकाल सकता हूं। तो वो कितना बनेगा? वो बन जाएगा मार्केट रिटर्न बराबर होगा, सबसे पहले तो एक्स के ऊपर रिटर्न कितना बना हुआ है 16.2%, इसमें से माइनस करना है मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 5% का है, डिवाइड करना मुझे बीटा के साथ जो कि 1.4 का है, सॉरी कंपनी एक्स का जो बीटा है वो 1.6 का है, 1.6 यूज होगा, कंपनी एक्स का डेटा है और उसमें प्लस करना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 5% का है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मार्केट रिटर्न जो है वो मेरे पास बनता है 12% का। अब जब मैंने ये 12% निकाल लिया तो मार्केट रिटर्न के अंदर हम 12% इनपुट कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी वाई का भी एस्टिमेट होगा जो कि 1 डेसिमल प्लेस पे बनता है 14.8% का। तो मुझे यहां पर आंसर लिखना चाहिए 14.8%। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो सवाल है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल मेजर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। हमें पॉसिबल मेजर बताने हैं बिजनेस रिस्क में। तो यहां अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो एक तो क्लियरली ऑप्शन बी होगी, तो ऑप्शन डी रादर,
एसिड बीटा, क्योंकि जो एसिड बीटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस रिस्क को। और दूसरा होगा बी, वॉलेटिलिटी इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अच्छा, बी क्यों? क्योंकि देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है रिस्क। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितनी वॉलेटिलिटी है यानी कितना रिस्क है, वो रिप्रेजेंट किसको करता है? बिजनेस रिस्क को। ठीक है। इसमें आपके माइंड में आएगा व्हाई नॉट इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा में भी तो बिजनेस रिस्क आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आता है, लेकिन इक्विटी बीटा में बिजनेस रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, इसके ही आंसर नहीं है। तो बीटा इक्विटी को देख के बिजनेस रिस्क मेजर या अंदाजा नहीं लगा सकते, उसमें फाइनेंशियल रिस्क की मिलावट है। बात कर रहे थे जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की assumptions पूछ रहा है। तो पहली assumption है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि रिस्क और रिटर्न का बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, और तभी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो लाइन होती है वो व्यू में भी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सेकंड कहता है कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट, नहीं, डिविडेंड का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कैपम तो ये कहता है डिविडेंड्स आर इररेलेवेंट। थर्ड कहता है परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट, जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में देखें तो आप हमारे जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लीच इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। अच्छा, अब अगर ये ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है तो इसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा, यानी लीच कंपनी के लिए जो बीटा होगा वो होना चाहिए एसिड बीटा, और क्योंकि ऑल इक्विटी का क्या मतलब है कि 100% इक्विटी फाइनेंस है, डेट नहीं है, डेट की मिलावट इसमें नहीं है। अच्छा, विच विशेस टू अप्रेज अ प्रोजेक्ट इन ए न्यू एरिया ऑफ बिजनेस, वो एक नए बिजनेस में करना चाहता है। लीज कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा इज 1.2, तो ये लेकिन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर न्यू बिजनेस एरिया हो तो हमें बीटा चाहिए होता है प्रॉक्सी कंपनी का। लिखा हुआ एवरेज इक्विटी बीटा फॉर द कंपनीज इन द न्यू बिजनेस एरिया इज 2.0। तो नए बिजनेस एरिया के अंदर जो आपका बीटा है वो है 2.0, तो ये आपका प्रॉक्सी कंपनी का बीटा है। मैं लिख लेता हूं, प्रॉक्सी बीटा कितना है जी? 2, विद इन एवरेज डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी रेशियो ऑफ 25%। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉक्सी कंपनी का डेट है वो 25 का है, दैट मींस जो इक्विटी है वो कितनी होगी? 75 की। रेशियो में ये जरूर देख लेना कि डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी या डेट ओवर इक्विटी। तो अगर डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी है उसमें डेट 25 का है, तो दैट मींस इक्विटी जो है वो 75 की होगी। रिस्क फ्री रेट उसने 5% का बता दिया, प्रीमियम रिटर्न उसने 4% का बता दिया। तो अब आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के स्टेप्स क्या होंगे कि ये है आपका इक्विटी बीटा। मुझे कैसे पता लगा ये प्रॉक्सी कंपनी का इक्विटी बीटा है? क्योंकि इसमें डेट शामिल है, गियरिंग शामिल है। मुझे पहला काम क्या करना है? मुझे इसका एसेट बीटा बनाना है, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि 75 की है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 75 प्लस वैल्यू ऑफ डेट 25 का। अच्छा, इसके आगे हम नेट ऑफ टैक्स करते हैं, बट चूंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो जाहिर है उसको इग्नोर करेंगे, है ही नहीं। इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इक्विटी बीटा के साथ जो कि 2 का है, तो आपके पास आ जाएगा एसिड बीटा 1.5 का। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता है कि आपको बीटा ऑफ एन एसेट जब बना लेते हो तो आप बीटा ऑफ एन इक्विटी बनाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन चूंकि ये ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है हमारी,
तो हमारी कंपनी में एसिड बीटा ही यूज होना था, हमारे प्रोजेक्ट में एसिड बीटा ही यूज होना था, इक्विटी बीटा यूज ही नहीं होना। ठीक है, अनगेड जो कंपनी है इसलिए तो हमारे लिए यही बीटा आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो रिस्क रेट उसने कहा 5%, बीटा में एस्टिमेट कर चुके हैं 1.5 का, और प्रीमियम रिटर्न जो है वो है 4% का। तो इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आंसर बनेगा आपका 11%, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से बात फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यूजिंग कैपएम, यानी आपने वन सेकेंड कैपएम को ही यूज करना है। What would be the suitable cost of equity beta for Shyama company to use its appraise for a farm machinery project? तो once again ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बीटा एस्टिमेट करना चाह रही है। आंसर आपको वन डेसिमल प्लेस में करना है। देखते हैं। तब यहां पे कहता है कि शाइमा इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर शिप्स एंड हैज एन इक्विटी बीटा 1.6 और उसकी डेट इक्विटी रेशियो 1:3। अच्छा, अब यहां नोट करने वाली बात है कि यहां पे डेट इक्विटी रेशियो है, डेट टू डेट ओवर इक्विटी नहीं। दैट मींस अगर आपका डेट इस क्वेश्चन में 1 का है तो इक्विटी आपकी कितनी है, 3 की। तो डेट प्लस इक्विटी कितना होगा, वो होगा आपका 4 का। अगर मैं डेट प्लस इक्विटी देखूं तो वो कितना होता है, 4 का। अब वो एक न्यू प्रोजेक्ट करना चाह रहा है जो क्या मैन्युफैक्चर करेगा, फार्म व्हीकल्स। तो हम पहले शिप्स मैन्युफैक्चर करते थे, हम व्हीकल्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस हुआ। और जब भी डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, हम करते ये हैं कि हम प्रॉक्सी कंपनी का बीटा लेते हैं। तो उसने एक प्रॉक्सी कंपनी बता दी जो कि ट्रेंट कंपनी है, फार्म व्हीकल्स बनाती है, लेकिन उसका एसिड बीटा 1.1 का है। तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है कि हम बीटा ऑफ एन एक्सी प्रॉक्सी कंपनी का लेते हैं, लेकिन उससे बना लेते हैं एसिड बीटा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने देखो प्रॉक्सी कंपनी का एसिड बीटा बना दिया जो कि 1.1 का है। दैट मींस कि हमें पहला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक हो गया। नाउ तो हम अब अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे कि हम क्या करेंगे, इसका बीटा ऑफ एन इक्विटी बनाएंगे और उसमें ये कंपनी की गियरिंग यूज करेंगे। तो बीटा ऑफ एन इक्विटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी जो कि इस क्वेश्चन में 3 की है, प्लस डेट जो कि 1 का है। अच्छा, इसके आगे 1 - 3 करते हैं, लेकिन कितना हो जाएगा ये, टैक्स तो है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, बल्कि है टैक्स, ये देखता हूँ मैं नीचे। तो रेस रिटर्न 5, प्रीमियम 3, जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स है 40%। इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, मैं 1 - 40% से। यहाँ देखो 1 - 40% आपको पता होगा कि 60% बनता है, इसको डायरेक्टली 60% भी ले सकते हैं। तो 60% और डिवाइड हमने करना होता है इसको वैल्यू ऑफ इक्विटी के साथ जो कि 3 का है, और मल्टीप्लाई आप करेंगे एसिड बीटा जो कि 1.1 का है। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.32 का। तो मेरे पास 1.32 का इक्विटी बीटा आ गया जो मैं अपने प्रोजेक्ट की अप्रेजल के लिए यूज करूंगा। अब बाकी कैपएम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो रिस्क फ्री इज 5%, बीटा भी निकाला वो 1.32 का है, प्रीमियम रिटर्न उसने कहा 3% का है। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो ये आता है 8.96% का। अब चूंकि मुझे
1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना था, तो मैं आंसर लिखूंगा 9.0%। फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये वैक का क्वेश्चन है। उसने कहा व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में उसने बताया है हमें कि लोन नोट्स की जो मार्केट वैल्यू है टोटल वो $15 मिलियन है, और ऑर्डिनरी शेयर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है $35 मिलियन। तो क्वेश्चन में उसने हमें टोटल मार्केट वैल्यूज दी हुई है, यानी इनका टोटल अगर मैं कैपिटल देखूं तो टोटल कितना होगा, 15 + 35 वो होगा 50 मिलियन का। कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी मार्केट इज 11%। अच्छा, ये जरूर देखा करो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी किस चीज का दिया हुआ है। यहाँ पे उसने मार्केट का दिया हुआ है 11%, तो ये मार्केट रिटर्न है। कभी वो कंपनी का दे देता है, कभी वो प्रोजेक्ट का दे देता है, कभी वो मार्केट का दे देता है। तो ये चीज जरा ध्यान से देखने वाली होगी। ट्रेजरी बिल्स आर करंटली यील्डिंग 5%। तो उसने कहा टी बिल जो है वो 5% रिटर्न दे रहे हैं। ये आरएफ आ गया, रिस्क फ्री आ गया। इक्विटी बीटा डीक्यूजे कंपनी का वो उसने कहा 0.8 का है, और जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लोन नोट का वो है 7%, जबकि रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% का है। यहाँ सिंपल उसने वैक मांगा हुआ है। तो वैक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले सोर्स देख लो, एक है इक्विटी और एक है डेट। इक्विटी यहाँ पर है 35 मिलियन का, डेट है यहाँ पे 15, जबकि टोटल कितना हो गया 50। तो इस बेस पे इक्विटी का प्रोपोर्शन होगा 35/50, जबकि डेट का पोर्शन होगा 15/50। इनको रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बड़ी सिंपल कैलकुलेट होगी कि रिस्क फ्री रिटर्न 5%, बीटा 0.8, और मार्केट रिटर्न 11% है, तो 11% माइनस 5%। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनता है 9.8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चूंकि 9.8%, इसको इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से डेट की बात अगर हम देखें तो डेट का उसने खुद से बताया हुआ कि कॉस्ट ऑफ डेट है 7% का, बट दैट इज बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1 - 30%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 70%, क्योंकि 1 - 30% जो है ना वो 70% होता है, वो हम करेंगे। तब इसके अगर मैं आंसर्स कैलकुलेट करूं तो वो क्या क्या बनते हैं, तो सबसे पहले ये बन जाएगा 6.86% इक्विटी। डेट की अगर बात की जाए तो डेट बनता है 1.47% का। इसका अगर मैं टोटल कर लूंगा तो मेरे पास वैक आ जाएगा, और वैक कितना बनता है 8.33% का, जो क्या है मेरी ऑप्शन डी। सो आई होप इस वीडियो में आपको जो है वो सारा का सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।